वेलकम बैक एवरीवन। टुडे आई एम हियर विद अ वेरी इंटरेस्टिंग साइंस क्विज, जहां पर आपके पास 10 क्वेश्चंस होंगे विद ऑप्शंस। आपके पास 4 ऑप्शंस भी होंगे, जिनमें से आपको ये बताना है कि उन चारों में से उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन है। आंसर मैं आपको बाद में बता दूंगी, पर अगर आपको आंसर पहले से आता है तो आप वीडियो को पॉज करके उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, और बाद में जब मैं सारे आंसर्स आपको बता दूंगी तो आप उसमें मैच करिएगा कि आपके आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, इट इज़ हु इज़ द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का फादर कौन है? सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ कि इम्यूनो का मतलब क्या होता है। इम्यूनो का मतलब होता है जब आपकी बॉडी के अंदर से जो लड़ने की कैपेसिटी, क्षमता है, जो हमारी अंदर की बॉडी की इम्यूनिटी कही जाती है, उसकी फादर यानी इम्यूनोलॉजी, जिस साइंस में, जिस ब्रांच में हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। तो उस इम्यूनोलॉजी के फादर कौन है? ही इज़ एडवर्ड जेनर। ठीक है, एडवर्ड जेनर का नाम एक चीज़ में और आता है, इन्होंने डिस्कवरी करी थी स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की। ठीक है, अच्छा, इट इज़ द राइट आंसर। ठीक, अब हम बात करते हैं लैंडस्टीनर। यहाँ पर तो 3 साइंटिस्ट के नेम और दिए हुए हैं, इसका आंसर तो एडवर्ड जेनर हो गया। लैंडस्टीनर ने क्या किया था? लैंडस्टीनर ने आपकी डिस्कवरी करी थी ब्लड ग्रुप की। हम सबको पता है 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए बी एंड ओ। ये तो नॉर्मल ब्लड ग्रुप्स हैं, लेकिन लैंडस्टीनर के साथ एक साइंटिस्ट और थे, विनर, जिन्होंने मिल के डिस्कवरी करी थी RH फैक्टर की। RH फैक्टर का मतलब क्या है? जैसे हम बोलते हैं A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, A निगेटिव, B निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव और निगेटिव टर्म है, इट इज़ नथिंग बट जस्ट RH फैक्टर। ये RH फैक्टर है आपका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा, जो निगेटिव होते हैं उनके अंदर RH फैक्टर एब्सेंट होता है, और जो पॉजिटिव होते हैं उनके पास RH फैक्टर होता है। अब हम बात करते हैं रॉबर्ट कोच की। तो इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न बैक्टीरियोलॉजी। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब क्या होता है? वो ब्रांच ऑफ साइंस जहाँ पर हम बैक्टीरिया की स्टडी करते हैं, यानी कि बैक्टीरिया की स्टडी में जो पॉइनियर है, जो हेड है, जिन्होंने स्टार्ट करी होगी, जिन्होंने बहुत अच्छा सा योगदान दिया होगा, वो है रॉबर्ट कोच। इसीलिए इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। और सबसे पहले जो आपके दिए हुए ही इज़ लुईस पास्चर। इनका मतलब क्या है? इनके तो नाम से ही हमें समझ आ जाता है कि इन्होंने एक प्रोसेस की डिस्कवरी करी थी, दैट वाज पॉस्चराइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है? पॉस्चराइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम मिल्क को फॉर 15 सेकेंड टू 20 सेकेंड हीट करते हैं 17 डिग्रीज पर, और फिर उसके बाद उसको कूल डाउन कर देते हैं, जिससे कि उसमें जितने भी बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ और लुईस पास्चर ने करी थी, ही डिस्कवर्ड रेबीज वैक्सीन। रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन होती है उसकी भी डिस्कवरी लुईस पास्चर ने करी थी। अब रेबीज़ होता है कैसे? अगर आपको कोई मंकी या कोई डॉग बाइट कर लेता है तो उससे आपको रेबीज़ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई होप कि सारे ही आपको क्लियर हो गए होंगे कि लुईस पास्चर ने क्या किया, रॉबर्ट कोच ने क्या किया, लैंडस्टीनर ने क्या किया है, और एडवर्ड जेनर को तो हम बोलते ही हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। व्हाट कलर कैचेस द आई फर्स्ट? हमारी जो आईज होती हैं, सबसे पहले किस कलर पर हमारा ध्यान जाता है? सो द आंसर इज येलो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? रेयरेस्ट का तो मीनिंग आपको मैं बता दूं, रेयरेस्ट का मतलब होता है जो बहुत कम मिलता है। जैसे कहते हैं नहीं कि प्लेटिनम है, डायमंड है, दे आर वेरी रेयर मिनरल्स, बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ें। तो वैसे ही इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप ऐसा है जो हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होता है? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज AB नेगेटिव। ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हमें ईजिली अवेलेबल नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, तो उसे हमें सर्च करने में काफ़ी टाइम लगेगा। नेक्स्ट, फ्रॉग बिलोंग्स टू विच ऑफ द एनिमल ग्रुप? हम सबको पता है जो फ्रॉग है वो लैंड पर भी रहता है और आपका वाटर में भी रहता है। और ये तो मेरे ख्याल से क्लास 8th 7th 6th 5th सबको पता होगा कि फ्रॉग या कोई भी ऐसा एनिमल जो लैंड पर भी रह रहा है, यानी ज़मीन पर भी रह रहा है, और वाटर यानी पानी के अंदर भी रह रहा है, उसे हम बोलते हैं एम्फीबियन। एम्फी का मतलब ही होता है डुअल, दो, बियन, यानी वो एनिमल्स जो पानी में भी रह रहे हैं और आपके लैंड पे भी रह रहे हैं, उन्हें हम बोलेंगे एम्फीबियंस। ठीक है, तो ये तो आपका आंसर ही हो गया। और रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स आपके होते हैं वो एनिमल्स, वो क्रिएचर्स जो क्रॉल करते हैं, जो रेंगते हैं। नॉर्मली सारे एनिमल्स जो रेप्टाइल होते हैं वो इसी कैटेगरी में रख दिए जाते हैं, मतलब जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स आपके स्नेक हैं और भी जो लिजर्ड वगैरह हैं वो सब रेप्टाइल्स में आते हैं। फिर मेमेलियंस की बात करते हैं, तो मेमेलियंस की एक खास जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि उनकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से हेयर्स होते हैं, एंड दे आर हैविंग मेमेरिक ग्लैंड एज वेल। अब एव्स की बात करें तो एव्स तो सबको पता है कि जितने भी बर्ड्स हैं वो एव्स के ग्रुप में आती हैं। नेक्स्ट, विच गैस इज रिलीज्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ मेटल सोडियम हाइड्रोक्साइड? सिंपल सी बात है कि जब सोडियम यानी कोई भी मेटल रिएक्ट करेगा सोडियम
हाइड्रोक्साइड के साथ जो गैस रिलीज होगी इट विल बी हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट कोagulation ऑफ ब्लड इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से समझ नहीं पाए तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कह रहे हैं कि जैसे आपके ब्लड जो है आपकी बॉडी के अंदर जब रहता है तब तक वो लिक्विड रहता है, और जैसे ही आपकी बॉडी से बाहर आया, मान लो आपको यहाँ पर इंजरी हो गई तो थोड़ा सा ब्लड बाहर आ गया, तो वो ब्लड जब बाहर आता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो जम जाता है। ऐसा क्यों होता है? बॉडी अपने अंदर ब्लड को नहीं जमने देती है, लेकिन जैसे ही बाहर आती है थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, वो जम जाती है। रीज़न क्या होता है इसके पीछे? रीज़न सिंपली बस इतना सा होता है कि एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम होता है हिपैरिन, जिसको हम बोलते हैं हिपैरिन, और जो कि इसका आंसर भी है। हिपैरिन वो सब्सटेंस होता है जब बॉडी के अंदर ब्लड में प्रेजेंट होता है तो वो उसको जमने नहीं देता, उसका थक्का नहीं जम पाता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एंटी कोगुलेंट, मतलब ये कोगुलेट होने नहीं देता है। ठीक है, और जैसे ही ब्लड से बाहर, जैसे आपके हाथ पे चोट लगी और जैसे ही ब्लड हाथ से बाहर आया, तुरंत इसके अंदर फिब्रिनोजन में लिख दूँ, फिब्रिनोजन आ जाता है, एक्टिवेट हो जाता है, और ये क्या करता है, आपकी जो बॉडी के ऊपर जहाँ पर भी ब्लड रिलीज हो रहा है थोड़े टाइम के बाद वहाँ पर क्या होता है, थक्का जम जाता है, यानी कोगुलेशन हो जाती है। ठीक है, सो आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। क्या मैंने आपको बताया, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं कि हिपैरिन वो सब्सटेंस है जो ब्लड के अंदर जब तक रहता है हमारा ब्लड वहाँ पर कोगुलेट नहीं होता है, जमता नहीं है, थक्का नहीं जमता है, और जैसे ही ब्लड बाहर आता है फिब्रिनोजन जो होता है वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है, और हमारी बॉडी के बाहर जैसे ब्लड आता है वो क्लोटिंग कर देता है। और हिपैरिन कहाँ से बनता है? हिपैरिन बनता है आपका लीवर से। ठीक है, और लीवर की प्रॉपर्टी क्या होती है? लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जिसकी डेवलप करने की, जिसकी रीजनरेट करने की पावर बहुत हाई है। बस इतना केस नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया हो, हेपेटाइटिस से उसका इन्फेक्शन हो गया हो, उस केस में ऐसा होगा कि ये बहुत अच्छे से नहीं रिकवर कर पाएगा। बट अगर माइनर छोटा सा कोई डैमेज है, जैसे कोई अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और उसका लीवर डैमेज होना शुरू हुआ है, तो अगर वो अल्कोहल से दूर हो जाता है तो लीवर उसका धीरे धीरे क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फेमस इंडियन साइंटिस्ट डिस्कवर्ड रमन इफेक्ट। ये क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के नाम के बेस पर भी हम एक डे सेलिब्रेट करते हैं। तो दिस आंसर यू हैव टू गिव इन द चैट सेक्शन। ठीक है, बोन इज यूज एज अ फर्टिलाइजर बिकॉज इट कंटेन्स द प्लांट न्यूट्रिएंट। सबसे पहले तो हमें ये पता चले कि प्लांट को चाहिए क्या क्या। हमने आपको बता रखा है प्लांट को क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। और हमारी बोन में क्या क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस। तो हम क्या देख रहे हैं कि फास्फोरस वो चीज़ है जो प्लांट को चाहिए और हमारी बोन के पास भी प्रेजेंट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस। ठीक है, नेक्स्ट, एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ द एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के टाइम का जो ग्लोबल इश्यूज वगैरह चल रहे हैं उसमें ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। आपसे क्या बता रहे हैं कि एसिड रेन क्या होती है। एसिड रेन का मतलब ये नहीं होता है कि किसी बारिश में सीधे सीधे एसिड निकल रहा है बहुत हाई कंसंट्रेशन में, ऐसा नहीं होता है। एसिड रेन का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप लोगों ने ये सुना भी होगा कि आपके पेरेंट कहते हैं कि पहली बारिश में नहीं नहाना चाहिए। तो रीज़न क्या है पहली बारिश में नहीं नहाने का, कि कॉन्टिन्यूस एक तो हमारे गैसेज निकल रही होती है, नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, स्पेलिंग इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, और SO2, ये दो केमिकल्स ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूस हमारी इंडस्ट्रीज से, हमारे घरों से या कहीं से भी कोई भी कंस्ट्रक्शन काम चलता है कुछ भी होता है वहाँ से कॉन्टिन्यूस निकलता रहता है। और हमें ये भी पता है कि हमारी अर्थ जो है इसकी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, और यहीं पर ये कंपाउंड्स जाते हैं और रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब वो एसिड ज़रूरी नहीं कि बहुत हार्ड हो, तो हमें पता है कि अब हमारे जो ट्रोपोस्फियर वगैरह में है, यानी जो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर है उसमें कहीं ना कहीं केमिकल्स बने हुए हैं। तो जैसे ही पहली बारिश होगी ये सारे केमिकल्स उस पानी के साथ क्या होंगे, नीचे आने लगेंगे, और जैसे ही नीचे आएंगे जिस भी सब्सटेंस किसी भी ह्यूमन में पड़ते हैं तो कुछ ना कुछ वो नुकसान ज़रूर करेंगे। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पहली बारिश में नहाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इसी से रिलेटेड एक टर्म आपने और सुना होगा, मार्बल कैंसर। ये कैंसर कुछ भी नहीं है, ये एक्चुअली ताजमहल जो है वो हमारा मार्बल से बना हुआ है। ठीक है, तो ताजमहल पर जब भी बारिश तो होगी, ताजमहल तो कहीं नहीं चला जा रहा है, तो उस बारिश की वजह से जो ताजमहल है उसका मार्बल क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है। तो इसलिए हम उस कैंसर को, मतलब उसका एक नाम दे रखा है हमने कि वो मार्बल कैंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द ओनली बोन इन द ह्यूमन बॉडी दैट इज अटैच्ड टू अनदर बॉडी। सबसे सिंपल क्वेश्चन है, बट आई थिंक बहुतों को ये चीज़ नहीं पता होगी कि हमारी बॉडी की एक बोन भी है जो दूसरी बोन से अटैच नहीं है, एंड दैट इज हेयोइड बोन। और ये कहाँ होती है, इट इज़ प्रेजेंट इन अवर टंग। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे कह रहा है स्टेपीज। स्टेपीज तो ऑलमोस्ट सबको पता है, सबसे छोटी बोन होती है, हमारे ईयर्स में प्रेजेंट होती है। फीमर के बारे में सबको पता है, लॉन्गेस्ट बोन में से एक है। अल्ना आपको पता है, आपकी जो कलाई होती है उसकी एक बोन, जैसे आपकी कलाई में 2 बोन होती है, अगर आप उसको टच करोगे यहाँ पे तो आपको दिखाई पड़ेगा, फील होगा कि ये एक बोन है और एक ये बोन है। इसी में एक रेडियस है और एक अल्ना है, ठीक है। अब वैक्सीन्स आर मेड अप ऑफ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा वैक्सीन किससे बनी हुई है, वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और वैक्सीन हम किसी को भी क्यों भी इंजेक्ट करते हैं, हम उसकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है, जैसे ही ये वीक माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी में जाएगी, उसकी बॉडी तुरंत उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाएगी और अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी। तो जैसे ही एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे तो कभी फ्यूचर में अगर ऐसा ही बैक्टीरिया, ऐसा ही वायरस, ऐसा ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको अटैक करेगा तो उसकी बॉडी के पास तो ऑलरेडी एंटीबायोटिक्स बने हुए हैं, वो सीधे उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एसिडिक इन नेचर। इसको जानने के लिए एक चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि मेटल जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो जो ऑक्साइड बनता है वो किस नेचर का होता है, वो होता है बेसिक। और ठीक वैसे ही जब नॉन मेटल रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो इसका नेचर हो जाता है एसिडिक। तो हमें इस ऑप्शन जितने भी दिए हुए हैं बस ये देखना है कि कहाँ पर कोई भी नॉन मेटल रखा हुआ है। तो कैल्शियम, एल्युमिनियम और ये आपका पोटेशियम, ये तीनों ही आपके क्या हैं, मेटल है। यानी कि हम सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा हुआ है SO2, यानी S नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा SO2 जिसका नेचर कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। सो द आंसर विल बी SO2। अब जो भी क्वेश्चन मैंने आपको अपने आप करने के लिए दिया है वो आप अपने आप ऑप्शन देखकर जो भी आपको सही लगता है चैट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।